हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस आर इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ शिव पूजन। ये द यूनिवर्स के बारे में दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार चैनल पे विजिट करके उसको देख लें तो उससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पार्ट वन में हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स के कंपोनेंट, गैलेक्सी, उसके टाइप्स, देन एजियंस, उसके टाइप्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, ब्लैक होल और स्टार्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में ऐसे भी काफ़ी बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन एकदम मिड में होता है। फिर उसके बाद में प्लैनेट्स होते हैं और इसमें और भी कई सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो सोलर सिस्टम में अगर बात करें, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर उसके बाद में जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, उसके बाद में काइपर बेल्ट है। तो सोलर सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इनर प्लैनेट, दिस इज इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट में यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट आते हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये तो हो गए, इसमें किसमें आएंगे, ये इनर प्लैनेट्स में। दूसरा जो पार्ट है ये है आउटर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ओके। और दूसरी यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, ये सब ध्यान रखना है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कौन कौन से प्लैनेट के बीच में है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। ओके, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। एक और बेल्ट है जो सोलर सिस्टम के एकदम बाहर या आउटर सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट इतना दूर है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सब फ्रोजन फॉर्म में, मतलब जमी हुई फॉर्म में पाई जाती हैं। काइपर बेल्ट जहाँ पर है प्रेजेंट, वहाँ तक सनलाइट बहुत ही मुश्किल से पहुँचती है। ठीक है, दैट्स रीजन वाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्रोजन स्टेट। तो काइपर बेल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो काइपर बेल्ट को सोलर सिस्टम का थर्ड जोन भी कहा जाता है। ओके, फर्स्ट जोन तो हो गया यहाँ पर इनर प्लैनेट्स और सेकंड जोन हो गया आउटर प्लैनेट। थर्ड जोन हम किसको बोलते हैं, काइपर बेल्ट को। काइपर बेल्ट में कई सारे मिलियंस आईसी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। आईसी ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि सन से काफ़ी दूर होता है, वहाँ तक सनलाइट या सन हीट नहीं पहुँच पाती। इसमें जनरली जितनी चीज़ें होती हैं वो जमी हुई होती हैं। तो ये जो मिलियंस आईसी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं इस बेल्ट में, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, या शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं हम, KBOS। या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, या शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं TNOs। ओके, TNOs। अगर हम बात करें, ठीक है, इनमें कौन कौन से जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से बड़े हैं उनके बारे में बात करें, जैसे प्लूटो है, एरिस है, होमिया है, कॉरर है, सॉरी कॉर है, ये सब इस रीजन में पाए जाते हैं। इनके अलावा जैसे रॉक्स है, वाटर आइस है, फ्रोजन कंपाउंड्स जैसे अमोनिया या फिर मीथेन, ये भी इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया काइपर बेल्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में।
तो सन की बात करें तो सन जैसे एक आग का गोला है, बचपन पढ़ा होगा, आग का गोला है, काफ़ी बड़ा होता है, इसके चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो सिमिलरली दैट्स इट। तो सन एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, एक हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट में मतलब एकदम मिड में, सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये है तो एक स्टार ही, और किस टाइप का स्टार है ये एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये है येलो ड्वार्फ स्टार। स्टार कई होते हैं टाइप के, तो उनमें से येलो ड्वार्फ स्टार है सन। और ये जो बना होता है ये गर्म ग्लोइंग गैसेस से, मतलब चमकती हुई गैसों से मिलकर बना होता है। और मेनली इनमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन की बात करें तो जो पूरा सोलर सिस्टम होता है, पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड, इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें किस ग्रेविटी से होल्ड होती हैं, वो सन की ग्रेविटी से होल्ड होती हैं। अभी कैसे इनके बारे में एक जैसे स्टेटमेंट पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये सन हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, राइट। और सन को हम अपने अर्थ पर या फिर दूसरे भी जो प्लैनेट हैं उन पर हम एक फंडामेंटल सोर्स मानते हैं, किसका, एनर्जी का, एनर्जी एंड लाइट का। और अर्थ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सीजन में चेंज आता है, ओशियनिक करंट है, वेदर है, क्लाइमेट है, रेडिएशन बेल्ट्स हैं और ऑरोरास हैं। ये सब किनकी वजह से होती हैं अर्थ पर, सन और प्लैनेट जो हमारा है अर्थ, इसके इंट्रैक्शन की वजह से होती हैं। क्योंकि सन और अर्थ जब इंट्रैक्ट करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या कॉज करती हैं, सीजन्स, ओशियन करंट्स, वेदर, क्लाइमेट, रेडिएशन बेल्ट्स, ऑरोरास, राइट। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ऑरोरास क्या है। तो ऑरोरा क्या है, एक तरह से जैसे बात करते हैं नेचुरल फिनोमिना होता है, मतलब नेचुरली ही होता है, राइट, नेचुरली होता है, ये नेचुरल एक फिनोमिनन है। और ये होता किस वजह से है, और होता किस वजह से है, तो सन से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो सन की तरफ से आते हैं, और अर्थ में हमारे जो गैसेज प्रेजेंट हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, इनसे क्या करते हैं, जो सन से आने वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो एक मतलब इसमें से कलर्स, जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, तो ये कलर्स आते हैं, कई सारे नेचुरल जो कलर्स हैं, तो ये इन कलर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑरोरास। ऑरोरास, राइट। और इनका कलर एक तरह से जो होता है वो नेचुरल कलर होता है। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे, कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि किस तरह का है, तो नेचुरल कलर्स इनमें होंगे, आसमान में दिखाई पड़ता है कभी कभी। ये येलो कलर हो सकता है, ग्रीन भी हो सकते हैं, वाइट हो सकता है, रेड होता है, मतलब कि इन सब का एक मिक्सचर होता है, लाइट में एक डिस्प्ले होता है, जिससे यहाँ पर ऊपर फिगर में दिख रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से ऑरोरा है। अब बात करें जो ऑरोरा होता है ये नॉर्थ पोल पर भी होता है और साउथ पोल पर भी होता है। अगर नॉर्थ पोल पर हो रहा है तो इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, या फिर ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, राइट। ऑरोरा बोरियलिस बोलेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा यहाँ पर कि अगर ऑरोरा अर्थ के नॉर्थ पोल के पास में हो रहा है, उस जहाँ पे हो रहा है ऑरोरा बन रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ऑरोरा बोरियलिस, या फिर नॉर्दर्न लाइट्स बोलेंगे। अगर साउथ पोल पर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, या फिर सदर्न लाइट्स, राइट। तो ये हो गए ऑरोरा के बारे में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस सन के बारे में, सन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखने में तो एक आग का गोला लगता है, लेकिन इसमें भी कई सारे टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर हम इसकी बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी 3 लेयर होती हैं। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारी कितने यहाँ पर लेयर होंगी, 3 लेयर्स होंगी। और 3 लेयर्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं इसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो ये जो
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कोर। मतलब उतना पूरा जो रीजन है दैट इज कोर। कोर के जस्ट बाद यहाँ पर येलो से ये रेड तक का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। और उसके बाद में जो येलो वाला पूरा एरिया दिख रहा है दिस इज कन्वेक्शन जोन, राइट। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्शन जोन है। फिर उसके बाद में जस्ट ऊपर उसके कन्वेक्शन जोन के जस्ट ऊपर जो होता है वो ये वाली लेयर, दिस इज सब सरफेस फ्लोज। और सब सरफेस फ्लोज के जस्ट बाद में कौन सी लेयर होती है, ऊपर साइड में फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गई एक इसकी क्रोनोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे से अगर हम बात करें तो कोर, देन रेडिएटिव जोन, देन कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के ऊपर होता है सब सरफेस फ्लोज, फिर देन फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। अब इसके अलावा बात करें तो ये तो हो गया, ठीक है, लेयर्स के बारे में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अगर बात करें इसमें से वेव्स निकलती रहती हैं और जो पूरा जैसे इसमें ये फायर के फॉर्म में निकल रहा है, एक तरह से वेव्स निकल रही, फायर वेव्स निकल रही, इनको हम बोलेंगे प्रोमिनेंस। क्या बोलेंगे, प्रोमिनेंस। और एकदम जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सिर्फ क्या है कि एक जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर, उसका सन के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसको बोलते हैं कोरोना। तो इसको कोरोना वायरस से कंपेयर मत कर लेना। इसके जो आउटर, एकदम आउटर जो एक तरह से उसका होता है जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो उसका जो एटमॉस्फेयर जिसको बोलेंगे हम उसका सन का, वो है कोरोना। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर साइड में एकदम पोल्स जो बन जाते हैं, तो पोल्स बनते हैं उसमें होल बन जाता है, ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलेंगे कोरोनल होल। कभी कभी क्या होता है, अभी हम सोलर फ्लेयर के बारे में तो बाद में भी डिस्कस करेंगे, सन स्पॉट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर फिगर में है तो उसको हम देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से सन की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अबाउट 11 ईयर्स में चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से फ्लैर्स बनते हैं। फ्लैर्स मतलब होता है इस तरह से बर्स्टिंग होती है, बर्स्टिंग होती है तो काफ़ी सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं फ्लैर। फिर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होने की वजह से जिसको बोलते हैं एक तरह से सोलर साइकिल, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीजन्स या एरिया सन में ऐसे होते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सन के बारे में। अब हम आगे बात करें तो जो बेसिक टर्म्स सन के रिस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज सोलर विंड। तो सोलर विंड क्या है कि सन से हर डायरेक्शन में निकलने वाली जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस हैं, चमकती हुई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस हैं, उनके स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, सोलर विंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सन है, ठीक है, सन है, सन से क्या होगा कि यहाँ पर ये वेव्स निकलती रहेंगी, इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जो गैसेस हैं ये ब्लोइंग होते हैं, तो इसमें से फ्लो करते हुए एक स्ट्रीम निकलती है, इसी स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, सोलर विंड। सोलर विंड के बाद में से सोलर एक्टिविटी। तो सोलर एक्टिविटी के हम बारे में अगर बात करें तो दिस इज नॉट अ टफ टॉपिक। कोई भी जैसे सोलर सरफेस पर कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही, सन के सरफेस पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों बात किया ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी हर 11 साल में वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर 11 साल में, और सन जो होता है वो अपना पोल चेंज करता रहता है, पोल का जो पोजीशन वो चेंज होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, ट्विस्ट करती हैं, रैंगल होता है उसमें, स्ट्रेच होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इसकी वजह से सन के सरफेस पर जो भी चेंजेज आते हैं दैट विल कॉल द सोलर एक्टिविटीज।
सोलर एक्टिविटीज़ के बाद आता है सोलर साइकिल। तो सोलर साइकिल क्या है कि अभी इन्हीं सोलर एक्टिविटीज़ की वजह से कभी कभी हाई एक्टिविटी होती है, कभी कभी लो एक्टिविटी होती है। तो एक पीरियोडिकली अगर हम बात करें, ठीक है, इसे भी अगर हम ग्राफ में बात करें तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जैसे तो कभी कभी यहाँ पर जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, कभी कभी एक्टिविटी है कम है, फिर बहुत एक्टिविटी ज़्यादा है, कभी कभी कम है, फिर कभी कभी ज़्यादा है, कभी कभी कम है, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम। ये क्या है, ऐसे होता रहता है। तो इन्हीं हाई एंड लो एक्टिविटीज़ का जो पीरियोडिकली एक्टिविटी हो रही है सरफेस पर सन के, इसको हम बोलते हैं सोलर साइकिल। राइट, मतलब पहले हाई हुई फिर लो, इस तरह से चलता रहता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सन की, ये मतलब कि बताया भी जैसे बात की, तो हर 11 साल में जो मैग्नेटिक फील्ड है कम्प्लीटली ये फ्लिप होती रहती है। फ्लिप होती रहती है, तो एक जगह ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो ऐसे पोल भी उसका चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की फ्लिपिंग की वजह से जब 11 साल में, हर 11 साल में होता है, लगभग हर 11 साल में, तो इसकी वजह से सन का पोल भी स्विच होता रहता है। जैसे यहाँ पर सपोज है ये सन है, तो कभी कभी यहाँ पर पोल है, तो कभी क्या यहाँ पर हो जाएगा, कभी यहाँ पर हो जाएगा, कभी यहाँ पर हो जाएगा। इसकी वजह से ये चेंजेज आते रहते हैं। तो ये सब होता किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड में कम्प्लीटली जो 11 साल में फ्लिपिंग होती है उसकी वजह से। इसके बाद हम जैसे उसमें भी देखे थे फिगर में सन स्पॉट्स के बारे में। तो सन स्पॉट्स एक तरह से ये होता किसकी वजह से है, अगर रीजन पूछा जाए किसकी वजह से होता है, तो ये सोलर साइकिल के इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये एक डार्क एरिया होता है सन के सरफेस पर, जो रिलेटिवली अगर मतलब कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो सन के दूसरे जो एरियाज हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ये ठंडा होता है। अब काफ़ी ठंडा नहीं होता, टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। कंपैरेटिवली बात करें कि सन के जो दूसरे सरफेस, मतलब कि जैसे यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, इस एरिया में जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में कम होगा। और ये यहाँ पर बात करें तो ये सन स्पॉट का एक जूम जूम्ड इमेज है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है तो क्या, जैसे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बने हुए हैं। तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ये क्यों बने हुए हैं, इस तरह से ये सोलर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वो दिख रही है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर एक छेद नहीं हो गया है, बस ये यहाँ पर है कि ये डार्क रीजन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है जनरली जो होती है। ध्यान रखना एक चीज़ को और, कि जो सन स्पॉट होता है यहाँ पर जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। राइट, तो इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डार्क रीजन थी। यहाँ पे डार्क रीजन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर सन स्पॉट्स वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ज़्यादा होती है। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो इसका सरफेस है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ठीक है, और ये सन स्पॉट की ही वजह से, और सन स्पॉट भी जो होता है ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, मूव करता रहता है सरफेस पर। ये या तो एक्सपैंड होगा मतलब बढ़ेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब ये घटेगा। मतलब कि जैसे सपोज दैट इतना बड़ा स्पॉट है तो कभी क्या होगा कि हमेशा से कॉन्स्टेंटली ये मूव करता रहे, कभी छोटा हो गया कभी ये बड़ा हो गया। और ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलर साइकिल के दौरान जो सन स्पॉट्स बनते हैं या सन स्पॉट में जो एक्टिविटी होती है उनकी वजह से कुछ टर्म्स डिसाइड किए गए हैं। ये टर्म एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। सन स्पॉट्स अगर ज़्यादा एक्टिव हैं तो मोस्ट एक्टिव हैं, तो उसको हम उस ड्यूरेशन में सोलर साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा उसको हम बोलेंगे सोलर मैक्सिमम। अगर सन स्पॉट की एक्टिविटी कम है मतलब कि लो एक्टिव है सन स्पॉट्स, तो उस ड्यूरेशन में सोलर साइकिल की हम उसको बोलेंगे सोलर मिनिमम। राइट, मैक्सिमम होगा मतलब कि अगर सोलर साइकिल में मोस्ट एक्टिव है सन स्पॉट तो उसको सोलर मैक्सिमम बोलेंगे, और अगर लो एक्टिव है सन स्पॉट तो उसको हम बोलेंगे सोलर मिनिमम। इसके बाद में एक और टर्म है जिसको बोलते हैं माउंडर मिनिमम। तो माउंडर मिनिमम क्या है, जो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड सन स्पॉट्स एक्टिविटी होती है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड सन स्पॉट एक्टिविटी, मतलब कि लो से भी लोवेस्ट अगर एकदम बात करें एकदम रिड्यूस्ड, तो उसको बोलते हैं हम माउंडर मिनिमम। अब माउंडर मिनिमम अभी तक जो ऑब्जर्वेशन में आया था वो
ड्यूरिंग 1645 एंड 1715, ये उस टाइम पर ऑब्जर्वेशन में आया था माउंटर मिनिमम। तो पहली बात तो माउंटर मिनिमम याद रखना कि जब एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड सनस्पॉट एक्टिविटी होती है तो इसको हम बोलते हैं माउंटर मिनिमम। और माउंटर मिनिमम की वजह से एक बार लिटिल आइस एज भी आ चुका है। माउंटर मिनिमम की वजह से एक बार लिटिल आइस एज भी आ चुका है। ये अराउंड आया, मतलब कि लगभग आया था 1500 से 1850 तक, जिसमें जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली वहाँ पर जो ठंडी है वो ठंडी ज़्यादा पड़ी थी। तो इसीलिए इसको एक तरह से एक लिटिल आइस एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पर जो टेम्परेचर था काफ़ी कम हो गया था सन का, जिसकी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एक लिटिल आइस एज आया था। तो लिटिल आइस कहाँ पे आया था ये याद रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में। किस ड्यूरेशन में? तो ये अराउंड 1500 टू 1850, इस दौरान क्या होता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी कंपैरेटिवली जो विंटर सीजन्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। तो सोलर फ्लेयर्स जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, जैसे हम बात किए थे कि जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से अचानक क्या होता है कि सन की एनर्जी मतलब कि इरप्ट हो जाती है। सन की एनर्जी क्या हो जाती है? अचानक इरप्ट हो जाती है। और यही जो ब्रेकआउट होता है एनर्जी का, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, अचानक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होने की वजह से जब कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही है तो ये बस्ट हो रहा है। ये यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है, तो दिस इज़ द सोलर फ्लेयर्स। तो और सोलर फ्लेयर्स में जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को, हमारे मतलब अर्थ पर जो रेडियो कम्युनिकेशन है, जैसे हम रेडियो कम्युनिकेट जैसे वॉकी टॉकी से करते हैं, तो अगर सोलर फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है, कभी कभी होता है सब, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा कि हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को ये इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये वो यही था पावर, ही क्या है? पोटेंशियल है सोलर फ्लेयर की। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग प्लैनेट्स, जो अर्थ के प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है कोरोनल मास इंजेक्शन। तो कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है कि जो एकदम आउटर जो एक तरह से एटमॉस्फेयर होता है सन का, तो उसको कोरोना बोलते हैं। तो उस टाइम पर एक एक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, से यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो कोरोनल मास इंजेक्शन भी किसकी वजह से होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर भी होता था मैग्नेटिक फील्ड की शिफ्टिंग की वजह से, और कोरोनल मास इजेक्शंस भी जो होगा ये भी मैग्नेटिक फील्ड की शिफ्टिंग की वजह से होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि उसमें एनर्जी निकलती है सोलर फ्लेयर में, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जब एक्सप्लोड होता है तो इसमें सोलर मैटर निकलते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये जा रहा है। ओके, तो ये कभी कभी क्या होता है कि अब इसमें जब ये शिफ्टिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो जब बर्स्ट होता है तो सिर्फ एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे सोलर फ्लेयर। और उसी के साथ में अगर सोलर मैटर एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब वो एक तरह से एक्सप्लोड होकर वो बाहर निकल रहा है, और जब ये बाहर निकलता है तो ये याद रखना कि जब ये एक तरह से क्लाउड में, मतलब कि ये इमेंस क्लाउड होते हैं, और इमेंस क्लाउड इनके होते हैं मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और हो तो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे बहुत ही बड़ा एक क्लाउड के फॉर्म में निकलता है, और इतनी तेज़ी से ये स्पेस में ट्रेवल करता है कि इसकी स्पीड जो आज तक मेजर की गई है वो है मिलियन माइल्स पर आवर। इतनी तेज़ी से ये आउटबर्स्ट होता है। और ये जो होता है जनरली ये एक जायंट फैंस की तरह दिखता है, मतलब फैन मतलब एक तरह घूमता हुआ एक जायंट फैन की तरह दिखता है, और गैस स्वेलिंग एक तरह से जैसे होती है स्पेस में, इससे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो
कोरोनल मास इजेक्शन है वो इस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने आज सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। सोलर सिस्टम में देखा कि यहाँ पर मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक जो डिवीजन होता है वो है इनर प्लैनेट्स, दूसरा है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में हमने बात किया, देखा कि उसमें जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, वो पाए जाते हैं। आउटर प्लैनेट में कौन कौन से हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, मतलब जो सिर्फ गैस से मिलकर बने हुए हैं, उसमें कोई भी ज़मीन या धरती नहीं है, वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और यहाँ फिर उसके बाद हमने काइपर बेल्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर सन के बारे में डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर, देन उसके फिर ऑरोरा के बारे में डिस्कस किया, और सोलर जो सन से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, जैसे सोलर विंड हो गई, सोलर एक्टिविटीज हो गई, सोलर साइकिल हो गई, सन स्पॉट्स हो गई, और सन स्पॉट्स में भी हमने बात किया वहाँ पर कि कितने टाइप की, 3 टाइप के यहाँ पर सन स्पॉट्स हैं। सन स्पॉट्स की वजह से जो एक्टिविटी हो रही है उसके में जो चेंजेज हो रहे हैं उसके बारे में बात किया। उसके बाद में सोलर फ्लेयर्स के बारे में एंड कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बात किया। तो ये था हमारा वीडियो का एंड, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इससे पहले कि आप लोगों ने अगर जैसे वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है इसका द यूनिवर्स को, तो उसको भी देखिए एक सीरियल में, फिर उसके बाद में इसको देखिए। तो एक कंटिन्यूटी होती है नॉलेज की, वो आपको मिलेगी। और दूसरा जो 3rd वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और भी जितने भी और आगे होंगे वो 4th वीडियो में, 4 वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।